अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं हूं सजाद असगर और CSS क्लब यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से आपके साथ हाज़िर हूं एक नई सीरीज़ के साथ। आपको पता है कि हम करंट डेवलपमेंट्स पे अपनी सीरीज़ को चला रहे थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट हैं उन्होंने कहा है कि जैसे हम पिछली वीडियो में OIC को डिस्कस कर चुके हैं, तो वो बहुत डिमांड कर रहे थे कि सर जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, उनके बारे में भी आप वीडियो बनाएं, वो भी सारी डिस्कस करें। तो अब ये भी सीरीज़ साथ साथ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन हमने आज डिस्कस करनी है वो है UNO, क्योंकि यही सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और सबसे पावरफुल भी है। तो इसको डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम जो वन बाय वन सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहम है उनको डिस्कस करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको कितने आसान तरीके से और कितने कम वक्त में याद कर सकते हैं। तो चलें आज स्टार्ट करते हैं UNO से। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखें ना कि UNO को बनाने की जरूरत क्यों पेश है, UNO का काम क्या है, क्या काम करती है ये। तो दो तीन लाइनें हैं इसके बैकग्राउंड में जो हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको UNO के क्याम में आने की वजह पता चल सके। तो पहले तो ये था कि जब 1914 के अंदर एक वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हुई थी, तो उसके एंड पे यानी कि 1918 के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन के बनाने की वजह यह थी कि जो दुनिया अभी वर्ल्ड वार 1 की तरफ गई है ना, तो दोबारा कभी इस तरह की जंग ना हो, इसकी रोकथाम के लिए लीग ऑफ नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, जो कि बाद में फ्लॉप रही। जल्द ही यानी कि 1939 के अंदर आपको पता है कि दुनिया वर्ल्ड वार 2 की तरफ चली गई, तो ये ऑर्गेनाइजेशन फ्लॉप रही। फिर जब 1945 में वर्ल्ड वार 2 खत्म हुई, तो फिर लीग ऑफ नेशन का ही नाम चेंज करके UNO रख दिया गया था। और इसका मकसद भी सिर्फ यही था कि अब जो दुनिया है वो दोबारा वर्ल्ड वार की तरफ ना जा सके, वार की तरफ ना जा सके। तो ये जब से इसका बेसिकली मकसद तो यही था। तो जब से ये बनी हुई है ना, तब से लेकर अब तक ये अपने इस मकसद में कम से कम कामयाब हो रही है। सही है। तो कुछ तो कहते हैं कि ये लीग ऑफ नेशन का नाम चेंज किया गया था, और कुछ कहते हैं जी ये ऑर्गेनाइजेशन ही नए सिरे से बनाई गई है, लेकिन ज्यादातर ये लीग ऑफ नेशन का नाम ही चेंज किया गया था, तो जिसको UNO का नाम दिया गया था। ये इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड है। अब हम इसके जो काम करने का तरीका है या ये बनी कब थी, तो उसको डिस्कस करते हैं। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी UNO स्टैंड्स फॉर, कि UNO जो है वो स्टैंड्स फॉर किसका है। UNO स्टैंड्स फॉर है जी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। UNO जो है बनी कब थी, फाउंडेड कब हुई थी, इसकी डेट भी पूछ लिया जाता है और ईयर भी पूछ लिया जाता है, दोनों लिखता हूं। 24 अक्टूबर 1945 के अंदर ये बनी थी जी UNO। अच्छा, पेपर में ये सवाल भी आता है जी ये लोकेशन यानी कि ये किस शहर में बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी सैन फ्रांसिस्को में। जी, ये सैन फ्रांसिस्को में बनाई गई थी। ये पेपर में सवाल आता है इसलिए इसको यहाँ पे साथ ऐड किया है। तो अगला पॉइंट ये है कि जब ये बनाई गई थी तो उस वक्त इसके मेंबर कंट्री यानी कि फाउंडिंग मेंबर जो थे वो कितने थे, कितने ममालक पहले इसका हिस्सा थे, तो उस वक्त थे 50। और अब इस वक्त कितने मेंबर इसका हिस्सा है, यानी कि नाउ टोटल मेंबर ऑफ UNO इज 193 पूरी दुनिया के अंदर। और अगला है जी डिस्प्यूट आर सेटल्ड बाय। अच्छा, UNO जो है वो अपने जो दो कंट्री हैं जो खुद मुख्तियार कंट्री हैं उनके दरमियान में कुछ इशू चल रहे होते हैं उनकी बॉर्डर लाइंस को लेकर या किसी और इलाके को लेकर। तो ये क्या करती है कि उनके दरमियान में सालसी का काम सर अंजाम देती है कि उन दोनों के
रजामंदी के साथ ये सालसी का काम देती है और उस एरिया को सेटल आउट करते हैं। और वो सेटल आउट किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, यानी कि यूएनओ का एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है, तो वो उस कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 2 है ना, आर्टिकल 2 के तहत यूएनओ जो है वो दूसरे जो इलाके हैं या फिर दूसरी जो कंट्रीज हैं उनकी सेटलमेंट करती है। ये सवाल आ सकता है पेपर में। उसमें ये यूएनओ हैव प्रिंसिपल्स ऑर्गन्स, यानी कि इसके मेन काम क्या है, वो कौन से ऑर्गन्स हैं, उनके नाम क्या हैं या वो कितने हैं। तो टोटल इसके 6 ऑर्गन्स हैं, ठीक है, और ये काम करते हैं यूएनओ के बिहाफ पे। और वो 6 कौन से हैं, नेम ऑफ द ऑर्गन्स जो वो 6 हैं वो कौन से हैं। तो सबसे पहला है जी जनरल असेंबली, जनरल असेंबली, ठीक है। दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक। और तीसरा है इसमें सेक्रेटेरिएट, चौथा आ जाएगा इसमें आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और पांचवा आएगा आपके पास ICJ, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है। और छठा इसमें आएगा ट्रस्टशिप, ट्रस्टीशिप जी। ये 5 ऑर्गन्स हैं यूएनओ के जो काम करते हैं। और इसमें अब एक और बड़ी बात है, जो ये ट्रस्टशिप वाला जो ऑर्गन्स है ये अपने ऑपरेशन सस्पेंड कर चुका है। कब से लेकर 1994 से लेकर अब ये काम नहीं करता। और 5 जो इसके ऑर्गन्स हैं वो अभी भी ऑपरेशनल हैं, वो काम करते हैं। तो ये इसके 5 ऑर्गन्स हैं। और छठा जो है वो अभी काम नहीं कर रहा। अभी इसको 1 बाय 1 करके डिस्कस भी करेंगे कि ये किस तरह से काम करते हैं, लेकिन वो अगली वीडियो में कि ये इसके ऑर्गन्स हैं वो क्या क्या काम करते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। तो फिलहाल अगला जो हमारा पॉइंट है वो है जी हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ। यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है वो किस शहर में है, किस कंट्री में है। तो कंट्री तो वैसे यूएसए है और शहर उसका है जी न्यूयॉर्क जी। तो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है जी रीजनल ऑफिसेज, यानी कि इसके जो न्यूयॉर्क के अलावा जो इसके ऑफिसेज हैं या इसके जो हाँ ऑफिसेज हैं वो कहाँ पे हैं। तो इसके ऑफिसेज जो हैं वो न्यूयॉर्क के अलावा 3 जगहों पे हैं, वियना, नैरोबी एंड जिनेवा। तो ये 3 सवाल पेपर में अगर आपने पास पेपर पढ़े हैं तो उसमें देखें तो आपको मिल जाएंगे। एक तो है जी वियना, दूसरा कौन सा है जी जिनेवा, और लास्ट वन कौन सा है जी नैरोबी। और अगर आपको पता हो तो ये नैरोबी जो है वो कीनिया का कैपिटल है, जो वियना है वो ऑस्ट्रिया का कैपिटल है, और जो जिनेवा है वो सिटी है स्विट्जरलैंड का। तो इस तरह से ये आपके और भी सवाल क्लियर हो सकते हैं। अच्छा, ये होता है कि आप कोई भी सवाल आता है ना, उसका कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है। आप उसको नेट से सर्च कर लें, आप किसी बुक से पढ़ लें, उसके साथ आप स्टोरी जो है ना वो लिंक कर लें, कनेक्ट कर लें, तो इससे ये चीज़ें आपको लंबे अरसे तक याद रहती हैं।
तो ये अगर ये जिस तरह से ये वियना, जिनेवा, नैरोबी, नैरोबी इज द कैपिटल ऑफ कीनिया, तो इस तरह से ये आपको कीनिया का कैपिटल भी पता चल गया, नैरोबी का पता भी चल गया, यूएनओ का एक ऑफिस है यहाँ पे वो भी पता चल गया। तो ये सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है कि आप इसको इस तरह से याद करेंगे तो। अच्छा, ऑफिशियल लैंग्वेज, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? तो टोटल हैं जी 6, और वो 6 कौन कौन सी हैं यहाँ पे मैं आपके सामने लिख देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। अच्छा, आपको ये तो पता है ना कि यूएनओ के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनके पास वीटो पावर है, ठीक है। तो वो 5 कंट्रियों में से 4 तो वो हैं जो ऑफिशियल लैंग्वेज उनकी, जैसे कि जिसमें यूके है या यूएसए, वहां भी इंग्लिश बोली जाती है, तो उनके पास वीटो पावर भी है, तो इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज भी है यूएनओ की। फिर आप आ जाएं तो फ्रांस के पास वीटो पावर है, तो फिर फ्रेंच, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। चाइना के पास है वीटो पावर, तो यहाँ पे चाइनीज ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। रशिया के पास है वीटो पावर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे रशियन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब दो वो हैं जो लैंग्वेज वो हैं जो कि उन कंट्रीज की हैं जो कि उनके पास वीटो पावर नहीं है, परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन वो भी ऑफिशियल लैंग्वेज में है, जिसमें एक तो है जी अरेबिक और दूसरी कौन सी है? स्पेनिश। ये 6 लैंग्वेज हैं जो कि परमानेंट है। इसको याद करना बहुत ही आसान है। इंग्लिश और जो यूके है या फिर दूसरा है यूएसए है, ये 2 कंट्री यूरोप से, यूरोप कह लें, जो कि यूएसए भी उसी तरफ आता है, तो 2 कंट्री हैं जो कि यूरोप से हैं, तो ये भी एक यूरोप से है, तो ये 3 कंट्री जो हैं एशिया के। तो इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं। अगला है जी हाउ टू न्यू मेंबर्स आर एडमिटेड, यानी कि अगर कोई कंट्री यूएनओ का हिस्सा बनना चाहता है तो वो कैसे इसके अंदर शामिल हो सकता है। तो उसके लिए 2 चीज़ें हैं। एक तो यह है कि सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से रिकमेंडेशन होगी कि इसको आप एज ए मेंबर एक्सेप्ट कर लें, और 2/3 मेजॉरिटी वोट होने चाहिए आपके पास जनरल असेंबली के अंदर अगर आप यूएनओ का हिस्सा बनना चाहते हैं। सही है। हमारे एशिया में 2 कंट्री ऐसे हैं जो कि यूएनओ का हिस्सा नहीं है, एक तो है फ़लस्तीन, दूसरा है ताइवान। तो इनको वीटो कर दिया जाता है, वीटो की वजह से ये अब तक इसका हिस्सा नहीं बन सके। तो ये तो यूएनओ के मतलब सवालात थे। अगर आपने बुक पढ़ी हुई है, मैंने भी पढ़ी है, अगर आपने पढ़ी हुई है पास्ट पेपर सारे, तो आपको अंदाजा होगा कि ये 90 से 95% वही सवाल हैं जो पेपर में आ चुके हैं, और इसके अलावा सवाल आते ही नहीं है यूएनओ के मतलब, इसके अलावा सवाल आते ही नहीं है। हाँ, एक सवाल मेरे ज़हन में आया कि जो सवाल आता है जी सेक्रेटरी जनरल, इसका जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है। तो सेक्रेटरी जनरल के मतलब सवाल किया जाता है। उसके मतलब अगर आपको मैं बताऊं तो फिल वक्त 9 सेक्रेटरी आ चुके हैं यूएनओ में। सबसे पहला जो था वो ट्राइगिव ली था, जो कि नॉर्वेजियन था, यानी कि नॉर्वे से था। और इससे पहले जो भी चल रहा है, इससे पहले जो था वो उसका नाम था बन की मून, जो कि साउथ कोरिया से था। और उससे पहले जो था उसका नाम कोफी अनान, जो कि घाना से था। लेकिन उनके ऊपर एक अलग से 9 वो शख्सियात हैं, उनके ऊपर एक अलग से वीडियो, किसी के साथ जो वीडियो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन छोटी होगी उसके साथ उनको 9 पर्सनैलिटीज को अटैच कर दूंगा। तो यही सवाल हैं जो पेपर के अंदर आते हैं, इसके अलावा तो आते ही नहीं है। एक सवाल और अगर मैं यहाँ पे आपके साथ मेंशन कर दूं तो यूएनओ को पीस नोबेल प्राइज मिला हुआ है, वो किस साल मिला है? तो पीस का जो नोबेल प्राइज है वो 2001 के अंदर यूएनओ को मिला है। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम नई वीडियो में इंशाल्लाह, और ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनको हम एक एक करके या फिर 4-4, 5-5 करके हम डिस्कस करेंगे। कोशिश ये करूंगा कि
जो एक ही कंट्री के अंदर बेस करती हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क के अंदर कितनी यूएनओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर हैं, न्यूयॉर्क सिटी लिखेंगे, उसके अंदर सारी ऑर्गेनाइजेशंस लिखेंगे, उनके मतलब हम डिस्कस करेंगे, और इस तरह से आपको याद करने में आसानी होगी और आपको समझने में भी आसानी होगी। और मैंने अपना वादा पूरा किया, मैंने कहा था जी मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा, तो आज की हमारी पहली वीडियो थी। और थैंक यू सो मच। अब अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।